हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका द लीगल अध्यापक के इस सेशन में। ये वीडियो एक AI जनरेटेड वन शॉट स्पीड रिवीजन है ऑफ कंपनीज एक्ट स्पेशली फॉर CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स। इस रिवीजन में कंपनीज एक्ट के लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स और सेक्शंस को शॉर्ट टाइम में कवर करने की कोशिश की गई है ताकि आप एग्जाम से पहले क्विक रिकॉल और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सको। कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है कि कंपनी और उसके मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स लॉ की नजर में अलग अलग पर्सन्स होते हैं। कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि कंपनी के ऊपर जो भी डेट्स, लॉसेस या लीगल लायबिलिटीज होती हैं, उनके लिए कंपनी के मेंबर्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहती है। कंपनी और मेंबर्स के बीच जो ये लीगल पर्दा होता है उसे ही कॉर्पोरेट वेल कहते हैं। लेकिन ये प्रोटेक्शन हर सिचुएशन में अवेलेबल नहीं होता। जब कंपनी का मिसयूज होता है या कंपनी को गलत पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तब लॉ इस कॉर्पोरेट वेल को हटा देता है। इस प्रोसेस को लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कहा जाता है। इसमें कोर्ट कंपनी के पीछे छुपे हुए असली लोगों को आइडेंटिफाई करता है और उन्हें पर्सनली लायबल बना देता है। सबसे पहला केस है ट्रेडिंग विद एनिमी। अगर कोई कंपनी वॉर के टाइम एनिमी कंट्री के लोगों के कंट्रोल में हो तो उस कंपनी को एनिमी कंपनी माना जाता है। ऐसे केसेस में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट की जाती है ताकि ये पता लग सके कि कंपनी को एक्चुअली कौन कंट्रोल कर रहा है। इसका फेमस केस है डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। दूसरा केस है टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू या टैक्स एवेजन। अगर कंपनी सिर्फ इसलिए बनाई गई हो ताकि टैक्स से बच सके तो कोर्ट कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर देता है। लॉ कंपनी के फॉर्म को टैक्स एवेजन के लिए अलाउ नहीं करता। इसका इंपॉर्टेंट केस है डिनशॉ मनेकजी पेटिट। तीसरा केस है टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। अगर कोई कंपनी पहले से एग्जिस्टिंग लीगल ड्यूटीज या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन से बचने के लिए बनाई जाती है, जैसे लेबर लॉज या कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अवॉइड करने के लिए, तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर दी जाती है। इसका केस है वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चौथा केस है फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट। जब कंपनी का यूज फ्रॉड, चीटिंग या किसी भी इलीगल एक्टिविटी के लिए किया जाता है, तब लॉ कंपनी के फॉर्म को प्रोटेक्ट नहीं करता। कोर्ट डायरेक्टली उन लोगों को पकड़ता है जो कंपनी के पीछे होते हैं। पांचवा केस है एजेंसी या ट्रस्ट। कभी कभी कंपनी सिर्फ अपने मेंबर्स की एजेंट या ट्रस्टी के रूप में काम करती है। ऐसे केसेस में कंपनी और मेंबर्स को अलग नहीं माना जाता और कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर दी जाती है। इसका केस है मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। अब हम आते हैं क्लासेस ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी पर। सबसे पहली है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इस टाइप की कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ उतनी होती है जितनी उनके शेयर्स पर अनपेड अमाउंट होती है। अगर शेयर्स फुली पेड हो चुके हैं तो मेंबर की कोई लायबिलिटी नहीं होती। मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी कंपनी के डेट्स के लिए यूज नहीं होती। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ कंपनी होती है। दूसरी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इस टाइप में मेंबर्स एक फिक्स्ड अमाउंट गारंटी करते हैं जो सिर्फ कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पेएबल होता है। कंपनी के लाइफ टाइम में मेंबर्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। ये कंपनीज यूजुअली चैरिटेबल, सोशल या नॉन प्रॉफिट पर्पसेस के लिए बनाई जाती हैं। तीसरी है अनलिमिटेड कंपनी। इस टाइप की कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर कंपनी अपने डेट्स पे नहीं कर पाती तो मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज की जा सकती है। फिर भी कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अब हम आगे चलते हैं जहां कंपनीज को मेंबर्स के बेसिस पर और कंट्रोल के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। ध्यान रखना, ये क्लासिफिकेशंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वन पर्सन कंपनी, जिसे हम OPC कहते हैं। वन पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है। इस कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। OPC का सबसे यूनिक फीचर ये है कि इसमें एक नॉमिनी अपॉइंट करना कंपलसरी होता है। नॉमिनी का रोल ये होता है कि अगर ओरिजिनल मेंबर की डेथ हो जाए या वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लायक ना रहे तो नॉमिनी ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाता है। OPC सिर्फ नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन हो, रेजिडेंट हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता, ध्यान से सुनिए, रेजिडेंट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वही फॉर्म कर सकता है। एक पर्सन सिर्फ एक OPC बना सकता है। माइनर OPC का मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकता। OPC का कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था जो सिंगल हैंडेडली बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन कंपनी का बेनिफिट भी लेना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक CA अपना कंसल्टेंसी बिजनेस अकेला रन कर रहा है और लिमिटेड लायबिलिटी चाहता है, वो OPC फॉर्म कर सकता है। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। इस टाइप की कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने का इन्विटेशन अलाउड नहीं होता।
सिंपल एग्जाम्पल, फैमिली बिजनेस या क्लोजली हेल्ड स्टार्टअप जनरली प्राइवेट कंपनी होती हैं। नेक्स्ट आती है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होता और टर्नओवर 40 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होता। लेकिन ध्यान रखो, ये बेनिफिट ओपीसी और होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनीज को नहीं मिलता। स्मॉल कंपनीज को कंप्लायंस में काफी रिलैक्सेशंस मिलती हैं। एग्जाम्पल, लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या स्मॉल सर्विस कंपनी। अब आती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो होती है जिसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती। इसमें शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं और पब्लिक को शेयर्स सब्सक्राइब करने का इनविटेशन दिया जा सकता है। पब्लिक कंपनीज जनरली लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए होती हैं। एग्जाम्पल, लिस्टेड कंपनीज या लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां दिया गया है सब्सिडियरी कंपनी के बारे में। अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है तो वो डीम्ड पब्लिक कंपनी मानी जाएगी, चाहे उसके आर्टिकल्स में कुछ भी लिखा हो। अब हम आते हैं क्लास ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल पर। सबसे पहले है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो होती है जो किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है। कंट्रोल का मतलब होता है या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करना या फिर टोटल वोटिंग पावर का 50% से ज्यादा होल्ड करना। जो कंपनी कंट्रोल में होती है उसे सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं। अगर ए कंपनी बी कंपनी को कंट्रोल करती है और बी कंपनी सी कंपनी को कंट्रोल करती है तो सी कंपनी भी इनडायरेक्टली ए कंपनी की सब्सिडियरी मानी जाएगी। एग्जाम्पल, कंपनी ए कंट्रोल्स कंपनी बी कंट्रोल्स कंपनी सी, तो कंपनी सी इनडायरेक्टली कंपनी ए की सब्सिडियरी होगी। अब आती है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी वो होती है जिसमें किसी दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है लेकिन वो सब्सिडियरी नहीं होती। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है या तो टोटल वोटिंग पावर का 20% या उससे ज्यादा कंट्रोल या फिर बिजनेस डिसीजंस पर कंट्रोल थ्रू एग्रीमेंट। जॉइंट वेंचर भी एसोसिएट कंपनी के कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल, 2 कंपनीज मिलकर एक प्रोजेक्ट चलाती हैं और दोनों डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती हैं। अब लास्ट पार्ट है क्लास ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। इसमें 2 टाइप्स की कंपनीज होती हैं। पहली है लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी वो होती है जिसके शेयर्स या सिक्योरिटीज किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, मतलब पब्लिक फ्रीली उनके शेयर्स खरीद और बेच सकती है। दूसरी है अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी वो होती है जो लिस्टेड कंपनी नहीं होती। अब सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल का कम से कम 51% सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलकर होल्ड करते हैं। अगर कोई कंपनी किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी है तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पीएसयू में मेजॉरिटी शेयर्स होल्ड करती है तो वो गवर्नमेंट कंपनी होगी। नेक्स्ट है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो लेकिन इंडिया में बिजनेस करती हो। बिजनेस इंडिया में ब्रांच ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक मोड या किसी और तरीके से हो सकता है। मतलब इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर लेकिन ऑपरेशंस इंडिया में, तो वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। एग्जाम्पल, कोई यूएस बेस्ड कंपनी जो इंडिया में सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब आते हैं डॉर्मेंट कंपनी पर। डॉर्मेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती हो या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहती हो लेकिन फिलहाल कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रही हो। ऐसी कंपनीज इनएक्टिव होती हैं लेकिन लीगली एग्जिस्ट करती हैं। एग्जाम्पल, एक रियल एस्टेट कंपनी जो लैंड होल्ड करके रखती है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। अब बात करते हैं निधि कंपनी की। निधि कंपनी एक स्पेशल टाइप की कंपनी होती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है मेंबर्स के बीच थ्रिफ्ट और सेविंग्स को प्रमोट करना। ये कंपनी अपने मेंबर्स से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है और सिर्फ अपने मेंबर्स को लोन्स देती है। निधि कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर करती है। सिंपल एग्जाम्पल, एक म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी जहां मेंबर्स ही डिपॉजिट और बोरोइंग दोनों करते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पीएफआई। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिन्हें कंपनीज एक्ट के अंडर स्पेसिफिकली पीएफआई माना गया हो। इसमें इंस्टीट्यूशंस जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जैसी एंटिटीज इंक्लूड होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन से किसी इंस्टीट्यूशन को पीएफआई डिक्लेयर कर सकती है। अब पीएफआई बनने के लिए कुछ कंडीशंस भी होती हैं। सबसे पहली कंडीशन, इंस्टीट्यूशन सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड या कॉन्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, उस इंस्टीट्यूशन का कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलकर होल्ड करते हो, या फिर वो इंस्टीट्यूशन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो। अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट पर।
कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनी के नेम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड का यूज मैंडेटरी होता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज अ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है और अगर सब कुछ करेक्ट होता है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही कंपनी लीगली एग्जिस्ट करने लगती है। इसका मतलब यह है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाती है जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, प्रॉपर्टी ओन कर सकती है और सू या बी सूड हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां दिया गया है कि अगर इनकॉर्पोरेशन के टाइम फॉल्स इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट डिटेल्स या मटेरियल फैक्ट्स कंसील किए गए हों तो कंपनी के ऑफिसर्स पर एक्शन लिया जा सकता है। इस केस में सेक्शन 447 के अंडर पनिशमेंट हो सकता है जो फ्रॉड से रिलेटेड है। कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर इनकॉर्पोरेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व करनी होती है। ये ट्रांसपेरेंसी और लीगल कंप्लायंस के लिए मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट कम्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एमओए कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट होता है। यह डॉक्यूमेंट बताता है कि कंपनी कौन सी कंपनी है, कहां काम करेगी, किस पर्पस के लिए बनाई गई है और उसकी पावर्स क्या हैं। कंपनीज एक्ट कहता है कि एमओए वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के स्कोप ऑफ एक्टिविटीज को डिफाइन करता है। कंपनी सिर्फ वही काम कर सकती है जो उसके एमओए में लिखा हो। इस प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जाकर इसी से डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स निकलता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक कंपनी का एमओए कहता है कि वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करेगी और वो कंपनी अचानक से रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट कर दे तो वो एक्ट इल्लीगल माना जाएगा क्योंकि वो एमओए की स्कोप के बाहर है। इसलिए कहा जाता है कि एमओए कंपनी की बाउंड्री वॉल होती है। अब एमओए के मेन क्लॉजेस की बात करते हैं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। स्टेट द क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेम क्लॉज। नेम क्लॉज कंपनी का नाम बताता है। अगर कंपनी पब्लिक है तो नाम के एंड में लिमिटेड लिखना कंपलसरी होता है। अगर कंपनी प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड लिखना कंपलसरी होता है। नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से सेम हो, गवर्नमेंट या अथॉरिटी के अप्रूवल के बिना मिसलीडिंग हो। एग्जाम्पल, रिजर्व बैंक कंपनी लिमिटेड बिना अप्रूवल अलाउड नहीं होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इस क्लॉज में कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट मेंशन होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब होता है वो ऑफिशियल एड्रेस जहां लीगल नोटिसेस भेजे जाते हैं, गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। एग्जाम्पल, अगर एमओए में लिखा है रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़ तो कंपनी का लीगल होम छत्तीसगढ़ माना जाएगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज एमओए का सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है। इसमें क्लियरली लिखा होता है कि कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई जा रही है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ऑब्जेक्ट क्लॉज में सिर्फ मेन ऑब्जेक्ट्स और इंसिडेंटल और एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं। कंपनी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर हो। एग्जाम्पल, अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है एजुकेशन सर्विसेज तो कंपनी ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज मेंबर्स की लायबिलिटी की नेचर बताता है। यहां स्पेसिफाई किया जाता है कि लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड है। इस क्लॉज का मेन पर्पस मेंबर्स को यह क्लैरिटी देना है कि उनका रिस्क कितना है। कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, टोटल कैपिटल और उसका डिवीजन इनटू शेयर्स मेंशन होता है। एग्जाम्पल, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इससे पता चलता है कि कंपनी मैक्सिमम कितना कैपिटल इशू कर सकती है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज एमओए का लास्ट क्लॉज होता है। इसमें सब्सक्राइबर्स ये डिक्लेयर करते हैं कि वो कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं और वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स लेने के लिए अग्री करते हैं। सब्सक्राइबर्स अपने नाम, एड्रेस और सिग्नेचर के साथ एमओए साइन करते हैं। अभी हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को समझा था जो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन और बाउंड्री वॉल होता है। और अब हम उस डॉक्यूमेंट पर आते हैं जो कंपनी के डेली वर्किंग रूल्स बताता है। इस डॉक्यूमेंट का नाम है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम AOA कहते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट रूल्स होते हैं। सिंपल शब्दों में AOA कंपनी का रूल बुक होता है। यह बताता है कि कंपनी के अंदर काम कैसे होगा, डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे और पावर्स कैसे एक्सरसाइज होंगी। अगर MOA कंपनी का व्हाट एंड व्हाई है तो AOA कंपनी का हाउ है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स और मैनेजमेंट को रेगुलेट करता है। ये शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स और कंपनी के बीच रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। AOA जनरली ये मैटर्स कवर करता है:
शेयर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, शेयर कैपिटल में चेंजेस, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, पावर्स और ड्यूटीज, बोर्ड मीटिंग्स और जनरल मीटिंग्स, वोटिंग राइट्स, डिविडेंड डिक्लेरेशन, वाइंडिंग अप के रूल्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कंपनी के एओए में लिखा है कि शेयर्स बोर्ड अप्रूवल के बिना ट्रांसफर नहीं हो सकते, तो कोई भी शेयर होल्डर बिना अप्रूवल शेयर्स सेल नहीं कर सकता। यानी एओए बाइंडिंग रूल्स होते हैं। कंपनीज एक्ट कहता है कि एओए कंपनी और मेंबर्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। मेंबर्स अपने एओए के अगेंस्ट एक्ट नहीं कर सकते। कंपनी भी एओए के अगेंस्ट काम नहीं कर सकती। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, एओए एमओए के अगेंस्ट नहीं हो सकता। अगर एओए और एमओए में कॉन्फ्लिक्ट हो तो एमओए प्रिवेल करेगा। कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ऑल्टर कर सकती है, लेकिन ऑल्टरेशन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। ऑल्टरेशन कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, एमओए के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, इल्लीगल या फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कंपनी अपने एओए में लिख दे कि माइनर को डायरेक्टर बनाया जा सकता है, तो ये इनवैलिड होगा क्योंकि लॉ अलाउ नहीं करता। अब सबसे कंसेप्चुअल और एग्जाम फेवरेट टॉपिक आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड पावर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का कहना है कि कंपनी कोई भी ऐसा एक्ट नहीं कर सकती जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर हो। अगर कंपनी ऐसा एक्ट करती है तो वो एक्ट वॉइड और इल्लीगल माना जाता है। इस डॉक्ट्रिन का मेन पर्पस है शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। एग्जाम्पल, अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज कहता है कंपनी विल कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन्स और कंपनी अचानक से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे, तो ये एक्ट अल्ट्रा वायर्स होगा और इसको रैटिफाई नहीं किया जा सकता। इस पे कोई लीगल राइट क्रिएट नहीं होता। चाहे सारे शेयर होल्डर्स भी अग्री कर लें, फिर भी एक्ट इनवैलिड रहेगा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अल्ट्रा वायर्स एक्ट। जब कंपनी अल्ट्रा वायर्स एक्ट करती है, एक्ट वॉइड होता है। कंपनी उस एक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकती। डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल हो सकते हैं। मनी रिकवर की जा सकती है अगर ट्रेसेबल हो। इसलिए कहा जाता है अल्ट्रा वायर्स एक्ट इक्वल्स परमानेंटली इनवैलिड एक्ट। इस टॉपिक के की टेकअवेज है, एमओए बताता है बाउंड्री ऑफ पावर्स, एओए बताता है इंटरनल रूल्स विद इन दैट बाउंड्री, अल्ट्रा वायर्स मतलब बाउंड्री क्रॉस करना, एओए फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एमओए लिमिटेशन सेट करता है। अब हम कंपनीज एक्ट 2013 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन रजिस्ट्रार के पास रखे गए डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की कॉपी ले सकता है या उनके एक्सट्रैक्ट्स निकाल सकता है। इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील करता है, ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उसने एमओए और एओए के कंटेंट्स को पढ़ा और समझा है। चाहे उसने एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स पढ़े हो या नहीं, लॉ माना जाता है कि उसे उनकी नॉलेज है। इसलिए कंपनी के साथ डील करते वक्त डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करना पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को टर्कवाइन रूल भी कहा जाता है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है। इस रूल के अकॉर्डिंग कंपनी के साथ डील करने वाले आउटसाइडर्स कंपनी के इंटरनल अफेयर्स की इंक्वायरी करने के लिए बाउंड नहीं होते। आउटसाइडर्स ये अज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी के इंटरनल प्रोसीजर्स प्रॉपर्ली फॉलो किए गए हैं। इस डॉक्ट्रिन का लीडिंग केस है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवैंड। एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट तब नहीं मिलेगा जब इर्रेगुलरिटी का एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नॉलेज हो। ये प्रोटेक्शन तब भी अवेलेबल नहीं होती जब कॉन्ट्रैक्ट के सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस सस्पिशियस हों और इंक्वायरी नेसेसरी लगती हो। इसके अलावा ये रूल फॉर्जरी के केसेस में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि फॉर्जरी को लॉ में नलिटी माना जाता है। तो याद रखिए, कंस्ट्रक्टिव नोटिस में लॉ अज्यूम करता है नॉलेज और इंडोर मैनेजमेंट में आउटसाइडर्स को प्रोटेक्शन मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये था सीए फाउंडेशन के लिए कंपनीज एक्ट का कंप्लीट एआई जनरेटेड वन शॉट स्पीड रिवीजन। अगर आपको ये एआई बेस्ड रिवीजन फॉर्मेट हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने सीए फाउंडेशन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और द लीगल अध्यापक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
कमेंट में लिख के बताइए ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, द लीगल अध्यापक ने तो मेरे जैसे एआई का भी गला सुखा दिया बुलवा बुलवा कर। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स, रिवाइज स्मार्ट